नमस्कार दोस्तों, विशाल जीएस अकेडमी 0.2 में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं 12-13 जनवरी बीत चुका है और इसका करंट अफेयर्स तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको इसमें 12-13 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है और किस जगह स्थित है, जिसका उदाहरण पीएम मोदी ने। तो इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावक सेवा अटल। तो इसको ये है मुंबई से नवी मुंबई तक के लिए बनाया गया है। लगभग 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर है। ये देख लीजिए। इसका शॉर्ट नेम का है तो अटल सेतु इसे कहा जाता है, इस पुल का नाम। और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। जैसे कि जानते हैं, देख लीजिए इसमें लिखा अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया। मैंने बताया ना, इसका शॉर्ट नेम अटल सेतु है। ये पुराने पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसमें लागत आई है 17,840 करोड़ लागत। लंबाई 21.8 किलोमीटर। या 6 लेन में ब्रिज है। 3 लेन आना 3 लेन जाना, इसीलिए 6 लेन बना है। रोजाना 70,000 से अधिक गाड़ियों का ट्रैफिक चल सकता है। पुल वाहनों पर अधिकतर स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल भी बना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, उच्च ज्वार, तेज हवाओं के दबाव का असर नहीं होगा। अपने यहाँ इतना इंजीनियर ताकत हो जा रहे हैं कि इतने भूकंप का भी असर नहीं होगा इस पे, ज्वार भाटा। पीएम मोदी ने 2016 में इस पल की आधारशिला रखी थी। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा जनवरी 2024 के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें किस गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। तो इसका हमारा ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ टोमर लेस्ट टू इंडिया जनवरी 2024 पीएम मोदी इनवाइटेड हिम टू ज्वाइन विच एलियंस। तो इसका आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, और आंसर होगा ए बी दोनों, डी ऑप्शन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कॉलेज फॉर डिजास्टर रेजिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पीएम मोदी ने उसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवधारणा गठबंधन में शामिल होने के लिए तिमोर लेस्ते का आमंत्रण किया, आमंत्रित किया। मतलब यह इस देश की किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी। समझ सकते हैं। इस बीच सर, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोटो का, ताकि आप दोबारा पढ़ सकें। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संदेश आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन। इसका मकसद सौर ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाना है। ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस ने पेरिस में किया था इसका गठबंधन। ISA का मकसद क्या है? तो मकसद है सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षित सुनिश्चित करना, ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो ये समझ लीजिए एनर्जी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो CDRI क्या है? CDRI है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। CDRI एक इंटरनेशनल गठबंधन है। यह भारत के नेतृत्व वाली जलवायु अनुकूल पहल है। तो देख सकते हैं CDRI क्या है? कॉलेज फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है।
इंफ्रास्ट्रक्चर जलवायु अनुकूल पहल है। तो आगे के देखते हैं। यह कई देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थाओं का गठबंधन है। इस एलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अपने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के भाषण के दौरान की थी। 29 जून 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी। तो इसकी मान्यता दिए प्रधानमंत्री तिमोर लेस्टे। किस देश में? एशिया। राजधानी दिल्ली। अपना दिल्ली नहीं, दिल्ली है। एक राष्ट्रपति कौन है? जोस रेमोस होर्टा। प्रधानमंत्री जनाना गुस्माओ। मुद्रा US मतलब डॉलर मतलब अमेरिका का डॉलर। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है वैसे ये भी यहाँ पर डॉलर चलता है। आबादी ओनली 13 लाख। अपने यूपी से भी कम है वहाँ की जनसंख्या। यूपी से भी कम जनसंख्या क्या मतलब है? फिलहाल यहाँ के सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि जनसंख्या कम है। अपने यहाँ जनसंख्या तो बढ़ती ही चली जा रही। 1.42 करोड़ पहुंच चुकी है। 142 करोड़। भारत 2002 में तिमोर लेस्टे के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। इसमें संबंध स्थापित करने वाले में से पहले देशों में से या एक देश था मात्र। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन बता, लाल सागर में जहाजों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए? तो इसी के साथ हम देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर हो जाएगा डी सॉरी। USA और ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने 11 जनवरी 2024 के यमन में हूती विद्रोही के नियंत्रण वाले इलाकों पर हमले कर दिए। इससे 2024 में गृह युद्ध में फंसा यमन एक बार फिर जंग की चपेट में आ गया। इसके विरोध में रूस और ईरान ने इस पहले चर्चा पर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की तत्काल बैठक बुलाने का अनुरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलों के आदेश दिए थे। इसके बाद हूतियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बाइडेन ने कहा यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये एक्शन हाल के दिनों में लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों का बदला है। 2016 के बाद ये यमन हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक। न्यूज एजेंसी रिटायर्ड के मुताबिक यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया के बहरीन नीदरलैंड भी हुई। यह हमले की राजधानी सदा और धमार शहरों के साथ होदे इदाह प्रांत में हुए। यमन में हूती विद्रोही कौन हैं? 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरुआत था। इसका कारण शिया सुन्नी विवाद है। वर्ष 2014 में शिया विद्रोही सुन्नी सरकार। इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा अब हूतियों के कंट्रोल में है। अरब देश में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी गृह युद्ध में कूदे पड़े हैं। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला तो दूसरी तरफ सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का। तो चौथा हमारा क्वेश्चन बनता है, दक्षिण अफ्रीका ने किस देश पर गाजा ने नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इजराइल। ऑप्शन बी। दक्षिण अफ्रीका की अपील 11 जनवरी 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई हुई। कोर्ट से ऑर्डर जारी की मांग पहले दिन दक्षिण अफ्रीका वकीलों ने टीम ने कहा, हम ICJ की अपील करते हैं कि वह सुनवाई के पहले हिस्से में इजराइल को यह आदेश दे कि वो फौरन गाजा पर हमले बंद कर दे। अमेरिका ने कहा अमन का रास्ता निकालें। अमेरिका के विदेशी मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मसले का हल हमेशा के लिए निकाला जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि हम अलग अलग फिलिस्तीन देशों के बारे में विचार करें और इसके लिए दुनिया को मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। ये तो सही बात है। अमेरिका ने जो कहा वो सही कहा।
इसका मुख्यालय नीदरलैंड में। इसका दावा 26 जून 1945 को हुई। फाउंडिंग चार्टर के अनुसार यूनियन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्ट काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी। तो 6 हैं इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स। क्या है? आईसीजे का फैसला अब अधिकारी होता है। हालांकि कोर्ट के पास अपने आदेश का पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले देखे गए जब देशों ने आईसीजे के आदेश पर का उल्लंघन किया। फैसला नहीं मानने पर आईसीजे सिक्योरिटी काउंसिल ने संबंधित सूचना दी। तो अब हमारा 5वां क्वेश्चन बनता है, गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। अधिकतर उद्घाटन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही करते हैं। गुजरात में क्या किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को उद्घाटन के साल 2023 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का शुभारंभ किया गया। वाइब्रेंट गुजरात के वाइब्रेंट को गुजरात ग्लोबल समिट भी कहा जाता है। यह 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। आयोजन कब से कब तक? 10 से 12 जनवरी 2024 तक। इसमें 100 से अधिक देशों के अधिकारी, व्यापारी, अन्य सहित लोग उपस्थित आए और मतलब भारत आए हमारे गुजरात में। 34 भागी देश। गुजरात के खास ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वह अगले 10 साल तक राज्य में निवेश जारी रखेंगे। 2030 तक गुजरात की कुल एनर्जी खपत का आधा हिस्सा उनकी कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन। इसके अलावा टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने गुजरात के धोलेरा में एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा बनाने की योजना घोषणा की। इसका शुरुआत 2024 में होने की उम्मीद है। जापानी ऑटो निर्माता मारुति सुजुकी चेयरमैन तोशिहिरो सुजुकी ने 35,000 करोड़ का निवेश करने के लिए कहा है। गुजरात पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा। दिसंबर 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ी तेल खोजी गई है। रिफाइनरी की प्रसंस्करण क्षमता 1.4 मिलियन 14 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल है। इसी के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ी तथा सबसे जटिल सिंगल रिफाइनरी है। 4वां क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, गुजरात। तो इसके पहले गुजरात का ही था, तो इसका मकसद गुजराती हो तो होगा आंसर, आप भी समझ सकते हैं। तो इसी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत के जीडीपी में 10% योगदान देने और 2026-27 तक 500 बिलियन डॉलर यानी 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर। तो 7वां हमारा क्वेश्चन बनता है, उस्ताद राशि खान का निधन 9 जनवरी 2024 को हो गया। वह निम्न में से क्या थे? गायक और सिंगर थे। गायक मतलब गायक और संगीतकार। तो ऑप्शन बी है। यह 55 वर्ष के उम्र में निधन हुआ, कैंसर से। कोलकाता में हुआ था इनका निधन। 1909 से 1993 से प्राप्त किया था। रशीद खान ने 2024 से 2019 तक हिंदी बंगाली फिल्मों में कई गानों पर अपनी आवाज अंदाज किया। तो 8वां हमारा क्वेश्चन बनता है, किस सिंगर ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता सतीश। ये है गर्ल्स मतलब कि वुमेन है। 40 भाषाओं में गाना गाया इन्होंने।
9 घंटे में और नया रिकॉर्ड बना दिया अपने भारत के लिए। इसका उद्देश्य, अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा बनता है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी। एप्पल का है $2.87 ट्रिलियन और माइक्रोसॉफ्ट का $2.875 ट्रिलियन, मतलब $4 ट्रिलियन का अंतर है बस। तो 10वां हमारा क्वेश्चन बनता है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा समीर कुमार सिन्हा। या IAS अधिकारी भी रह चुके हैं 1994 बैच के। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया से नया वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, इतना